सभी विद्यार्थी को बंसल एकेडमी में स्वागत है। जितने भी हमारे व्यूअर हैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आज हम लोग एक विशेष मुद्दा पे बात करेंगे। बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं जिसमें साइंस रिलेटेड बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं कि उस क्वेश्चन को रिवीजन न करने के कारण बहुत हल्का हल्का क्वेश्चन होता है और वो छूट जाता है, ठीक ना। तो उस क्वेश्चन को हम लोग डील करेंगे, समझेंगे, बूझेंगे क्या ऐसे क्या मतलब होता है। और वन लाइनिंग क्वेश्चन भी आपको कराते जाएंगे। अगर थ्योरी आप अच्छा से देख लेते हैं तो आपका अपने आप ये सब क्वेश्चन डील होते चला जाएगा, ठीक ना। और सभी एग्जाम में मैक्सिमम जितने भी एग्जाम हैं उस सभी में साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन आता है और खास करके बायोलॉजी। जो बच्चे मैथ के होते हैं उनका केमिस्ट्री फिजिक्स तो कुछ सही होता है, लेकिन बायोलॉजी एकदम नीचे होता है, डल होता है, मतलब दिक्कत उसको ज़्यादा होता है। तो सबसे पहला सेशन हम ये जो साइंस का सेशन अभी चल रहा है कॉम्पिटिटिव एग्जाम से साइंस सेशन, इसमें हम बायोलॉजी से शुरू करने वाले हैं। आपके साथ हम बंसल सर। अब देखिए आप लोग के बीच आपका चलेगा आज से जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में सबसे पहले यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जीव विज्ञान होता क्या है। एक एक बातों को हम लोग स्टडी करते चलेंगे, बातों को ध्यान से पढ़ते चलेंगे, समझते चलेंगे। बस आप लोग गौर से इसको देखते जाइएगा और मौका मिले तो आप लोग इसको लिखते जाइएगा, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है, ठीक ना। क्योंकि मान लीजिए हम कहानी तो सुना रहे हैं, आप लोग सुनिएगा, लेकिन फिर कुछ दिन के बाद आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर आप एक कॉपी में लिख कर रखते हैं तो आपको हमेशा ये याद रहेगा, ठीक ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का ये लेक्चर फर्स्ट है, जीव विज्ञान लेक्चर फर्स्ट। ये जो बिहार पुलिस, रेलवे ग्रुप डी या बहुत सारे ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए ये लेक्चर आया है आज आप लोग को। ये साइंस यानी कि विज्ञान में हम लोग आज पढ़ेंगे बायोलॉजी का लेक्चर फर्स्ट है। ये लेक्चर बहुत खास होने वाला है। देखिए ज़्यादा समय को न बर्बाद करते हुए हम लोग पॉइंट पे आते हैं। बायोलॉजी में लेक्चर फर्स्ट, सबसे पहली बात इसका परिभाषा से हम लोग शुरू करते हैं कि इसका डिफिनेशन क्या होता है। तो डिफिनेशन इसका क्या है आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि समस्त जीवधारियों का अध्ययन करने वाला विज्ञान को हम लोग जीव विज्ञान कहते हैं। समस्त जीवधारियों के बारे में अध्ययन करने, यानी कि आपको पता है कि इस पृथ्वी पर करोड़ों जातियां की संख्या में, करोड़ों प्रजातियां की संख्या में यहाँ पे जीव जंतु अवेलेबल हैं, समझ गए। जैसे हम लोग को पता है कि यहाँ पे मानव, जानवर, घोड़ा, बैल, बकरी ये सब जो होते हैं एक ये जाति होते हैं। उसी प्रकार से कहा जाता है कि हमारे पास इस पृथ्वी पर बहुत सारे ऐसे कीड़े मकोड़े, बहुत सारे ऐसे प्रजाति हैं, प्लांट्स हैं, समझ गए ना। जीव जंतु प्लांट्स के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं, उसको कहा जाता है क्या चीज, तो जीव विज्ञान। अब देखिए जीव विज्ञान यानी कि बायोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला वैज्ञानिक लेमार्क और ट्रेविनस, यानी कि जीव विज्ञान शब्द का पहला उपयोग पहली बार प्रयोग जो किया था इस शब्द का, जीव विज्ञान शब्द का यानी बायोलॉजी शब्द का, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था या उस व्यक्ति का क्या नाम था, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस। तो ये हमेशा याद रखिएगा कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहला प्रयोग करने वाला व्यक्ति कौन थे, तो लेमार्क और ट्रेविरेनस थे, ठीक ना। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आपका पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का पहला प्रयोग, सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो आपको एकदम याद रखना है लेमार्क और ट्रेविरेनस, ठीक ना। अब देखिए जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है। ग्रीक एक दार्शनिक थे जिनका नाम अरस्तु था। तो अरस्तु जो थे ये ग्रीक दार्शनिक थे और इस वैज्ञानिक को, इस दार्शनिक महोदय को जीव विज्ञान का पिता कहा जाता है। यानी आपको याद रखना है कि जीव विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है, तो अरस्तु को कहा जाता है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जीव विज्ञान की शाखा क्या होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे एक नजर देखते हैं। जीव विज्ञान के मुख्य रूप से अगर हम ब्रांच की बात करते हैं तो ब्रांच इसका मुख्य रूप से दो होता है।
एक जूलॉजी जिसको जंतु विज्ञान कहते हैं, और एक होता है वनस्पति विज्ञान यानी कि बोटनी। यानी आपको समझ में आ रहा होगा कि जो हमारे पास बायोलॉजी है, इस बायोलॉजी को दो श्रेणी में, दो पार्ट में, दो भाग में बांटा गया है। एक जूलॉजी और एक आपके पास बोटनी। बोटनी को हम लोग वनस्पति विज्ञान कहते हैं और जूलॉजी को जंतु विज्ञान कहते हैं। जंतु विज्ञान में कहा जाता है कि क्या चीज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो जंतु विज्ञान कहने का मतलब जीव जंतु। जीव जंतु, तो इस जीव जंतु में सभी चीज आ जाते हैं। आपका ये मनुष्य आ जाता है, आपके पास जो कीड़ा मकोड़ा होता है वो आ जाता है। फिर कहा जाता है कि अगर आपके पास जीवाणु की बात करें तो जीवाणु आ जाते हैं, वायरस आ जाते हैं, विषाणु आ जाता है, बहुत सारे चीज यहाँ पे। यानी बड़ा से बड़ा, हाथी से लेकर के हम लोग एक छोटा बैक्टीरिया, एक छोटा वायरस के बारे में स्टडी करते हैं, उसको कहते हैं क्या चीज, जंतु विज्ञान। ठीक ना। तो जीवित और मृत प्राणियों का अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। इसको आप लिख भी सकते हैं, जंतु विज्ञान। जीवित और मृत प्राणियों को अध्ययन करना क्या कहलाता है, जंतु विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से पहले एक नजर यहाँ पे देख लेंगे कि जंतु विज्ञान के पिता किन्हें कहा जाता है। तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। तो आपसे बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा है कि जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी के पिता किसे कहा जाता है, तो जूलॉजी के पिता अरस्तु को कहा जाता है। ठीक ना, अरस्तु को जूलॉजी का पिता कहते हैं। वनस्पति विज्ञान की अगर हम बात करते हैं तो वनस्पति कहने का मतलब होता है पेड़ पौधे। पेड़ पौधे, पेड़ पौधे, झाड़ी, बहुत सारे ऐसे चीज। तो पेड़ पौधे की अगर हम बात करते हैं तो पेड़ पौधे से रिलेटेड वनस्पति कहने का मतलब यही होता है, पेड़ पौधा। आपके पास चाहे चावल हो, चावल का धान का पौधा हो, गेहूं का पौधा हो, या तो बड़ा बड़ा वृक्ष, बरगद का पेड़ हो, नीम का पेड़ हो, या उससे भी बड़ा वृक्ष हो, समझ गए। तो ये सभी चीज वनस्पति विज्ञान में आते हैं। यानी कि पेड़ पौधों से रिलेटेड संबंधित जानकारी अगर हम लोग लेते हैं तो उसको कहा जाता है वनस्पति विज्ञान। अभी देखिए, वनस्पतियों का अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना वनस्पति विज्ञान कहलाता है। वनस्पति विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, तो आप हमेशा याद रखिएगा कि वनस्पति विज्ञान का पिता थियोफ्रेस्टस को कहते हैं, और ये ग्रीक के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे, ग्रीक के रहने वाले थे। तो थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक जो हुए, ये थियोफ्रेस्टस नामक वैज्ञानिक कहा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के पिता कहे जाते हैं। फिर कहा जाता है कि जीव विज्ञान में जीव विज्ञान का पिता अरस्तु को कहते हैं। जंतु विज्ञान की अगर बात करें तो जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। जीवित और मृत प्राणियों के बारे में अध्ययन करना जंतु विज्ञान कहलाता है। यहां तक कोई दिक्कत समस्या नहीं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आता है जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। देखिए अभी बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, रेलवे का भी होने वाला है, तो रेलवे में भी साइंस में ये चीज आता है आपका, समझ गए। बायोलॉजी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आपका आता है, तो हम तो चाहेंगे कि जितना जल्दी हो सके आप हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ये प्रतिदिन आपका वीडियो चलेगा, समझ गए ना, और किसी प्रकार का कोई दिक्कत भी नहीं होगा। और आपको पहले हम बायोलॉजी का पोर्शन पूरा करवा देंगे, उसके बाद फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, उसके बाद जो भी आपके पास स्टैटिक जीके वगैरह होता है, इस सब पे भी हम लोग काम करना शुरू करेंगे, ठीक ना। तो धीरे धीरे आप हमारे चैनल से जुड़िए और आप को जितना बेनिफिट लेना है हमसे आप उठाइए, ठीक ना। आगे चल करके इसका फायदा आपके रिजल्ट में मिलेगा कि हम बंसल सर से पढ़े तो हमको कितना प्रॉफिट हुआ, कितना हमसे क्वेश्चन बना है, ठीक ना। तो जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम का बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं और उनको लग रहा है कि सब जगह तो पढ़ करके देख ही लिए हैं, एक बार जरा इनसे भी पढ़ करके देख लेते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं बातों पे। जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत। पहले इस प्रकार से आप लोग अपने कॉपी में डायग्राम बना लेंगे, ठीक ना। एक बार आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साइड हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे बहुत सारी बातों को यहाँ पे लिखा गया है। ये है डार्विनवाद, ये है लैमार्क, ये है आपके पास
उत्परिवर्तनवाद। तो बहुत सारे यहाँ पे आपके पास डायग्राम बनाए गए हैं, इसको आप बना लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में लिख लीजिएगा, आपको ज़्यादा मदद देगा, ठीक ना। चलिए आते हैं आगे। जब जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो जीव विज्ञान का धीरे धीरे विकास हो रहा था, तो बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिक आए जो अपना बातों को, अपने तथ्य को रखने का प्रयास किया, ठीक ना। जब जीव विज्ञान की उत्पत्ति हुई, जीव विज्ञान के बारे में लोगों को जानने का इच्छा प्रकट हुआ, जानने लगे, तो लोगों को लगा कि और इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। बहुत सारे लोग इसमें आए, अपना अपना तथ्य रखे, अपना अपना बातों को रखे, और इससे रिलेटेड बहुत बहुत सारी बातें। क्योंकि देखिए, कहा जाता है ना, किसी चीज का पहले शुरुआत करना चाहिए। जब किसी चीज का आप शुरुआत करते हैं तो धीरे धीरे उसमें आप अपने आप कुछ न कुछ मॉडिफाई करने लगते हैं और वो बेहतर होते चला जाता है, समझ गए। आज से 3 साल पहले हमने भी क्या किया था, एक छोटा सा बोर्ड पे मतलब ऐसा ही वीडियो बनाना शुरू किया था। आज जर्नी आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 लाख का कंप्यूटर है, 1,20,000 का बोर्ड है, 70,000 का कैमरा है, प्लस 10,000 का लाइट है, समझ गए। तो धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होता है, शुरुआत करना चाहिए। तो शुरुआत करिएगा, धीरे धीरे सब आपका बेहतर हो जाएगा, ठीक ना। चलिए यहाँ पे आते हैं कि जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत में सबसे पहला आता है बाबू डार्विनवाद। ये डार्विनवाद, डार्विनवाद का जनक कहा जाता है चार्ल्स डार्विन, ब्रिटिश जैव विकासविद वैज्ञानिक थे। यानी कि डार्विनवाद की अगर हम बात करते हैं तो डार्विनवाद एक युग है जिसमें जैव विकास से संबंधित बातों को सिद्धांत दिया गया, जैव विकास से संबंधित बातों के बारे में बताया गया। इसमें कहा गया कि डार्विनवाद का जनक यानी कि पिता किसको कहा जाता है, तो चार्ल्स डार्विन महोदय को कहा जाता है, समझ गए। और ये जो चार्ल्स डार्विन महोदय थे, ये ब्रिटिश जैव विकासविद और वैज्ञानिक के रूप में ये कार्य कर रहे थे। फिर कहा जाता है विद्यार्थी सिद्धांत। तो सिद्धांत की अगर बात करें तो ये कहा जाता है कि प्राकृतिक वरणवाद के बारे में इनका थ्योरी था। प्राकृतिक वरणवाद के लेकर के यानी कि नेचुरल सिलेक्शन के से संबंधित ये बातों को बताने का प्रयास किए थे, ठीक ना। अब बढ़ते हैं आगे। यहाँ पे इन्होंने बताया डार्विनवाद में जो पुस्तक लिखा गया, इस पुस्तक को कहा गया कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति, यानी प्राकृतिक चुनाव के द्वारा जातियों की उत्पत्ति हुई थी। और इस किताब का जो लिखावट कंप्लीट हुई थी ये 1859 ईस्वी में, 1859 में। तो 1859 में इन्होंने एक किताब लिखा चार्ल्स डार्विन महोदय नामक वैज्ञानिक ने, जिनका नाम था प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति। तो देखिए आपसे क्वेश्चन पूछेगा कैसे, क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछता है कि डार्विनवाद के जनक किसे कहा जाता है, तो डार्विनवाद का जनक चार्ल्स डार्विन को कहा जाता है। फिर कहा जाता है कि प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति किताब का लेखक कौन है, तो ये चार्ल्स डार्विन है। फिर कहा जाता है प्राकृतिक चुनाव द्वारा जातियों की उत्पत्ति कब किया गया, यानी कि इस किताब को कब लिखा गया, तो 1859 ईस्वी में लिखा गया था। डार्विनवाद में क्या क्या सिद्धांत है, क्या क्या थ्योरी दिया गया था, इसके बारे में हम लोग बातों को स्टडी करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट आता है आपके पास, जीवों में प्रचुर संतानोत्पत्ति यानी संतानोत्पत्ति। जीव में क्या होते हैं कि संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है, संतान को उत्पन्न करने की क्षमता होती है। सभी जीवों में आप देख सकते हैं, मनुष्य है तो मनुष्य अपने जैसा जीवों को, अपने जैसे संतानों को, संतति को जन्म देता है। मान लीजिए गाय भैंस की अगर बात करें तो गाय भैंस भी अपने जैसे संतति का जन्म देता है। अगर हम कुत्ता बिल्ली की बात करें तो भी अपने जैसे संतति का जन्म देता है, यानी अपने जैसे संतान को जन्म देता है। जितने भी जीव हैं वो सभी जीव अपने जैसे संतानों को जन्म देते हैं, ठीक ना। ये किस में लिखा गया था, डार्विनवाद में। डार्विन, चार्ल्स डार्विन नामक वैज्ञानिक ने लिखा था। अब देखिए फिर इन्होंने डार्विनवाद के अनुसार बताया, चार्ल्स डार्विन ने, कि जीवन संघर्ष है, यानी स्ट्रगल फॉर एडजस्टमेंट्स, यानी कि जीवन संघर्ष है। जितने भी चाहे वो कोई भी व्यक्ति, कोई भी जीव जंतु हो, अगर उसको जीवन मिला है तो उस जीवन में उसको संघर्ष मिलेगा, क्योंकि ये प्रकृति है इसका। क्योंकि अगर कोई जीव है, चाहे
कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है या कोई मान लीजिए कैट्स है या बहुत सारे ऐसे कुछ कुछ हैं, कीड़े मकोड़े हैं, तो उनको भी क्या होगा, संघर्ष करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि डार्विन महोदय ने ये बताया कि संघर्ष जो है जीवन का एक सिद्धांत है, जीवन का एक क्या है, सिद्धांत है। तो जीवन संघर्ष रहेंगे। विभिन्नताएं और इसकी वंशागति से रिलेटेड बातों को बताया कि मनुष्य तो एक जैसे होंगे, जीव जंतु एक जैसे तो दिखने में लगेंगे कि चलिए ये भी लड़का है ये भी लड़का है, लेकिन इस दोनों में विभिन्नताएं होंगी, कुछ वंशागति इन दोनों में चेंज होगा। उसी प्रकार से सभी जीव जंतुओं में कुछ इस प्रकार से देखने को मिलेंगे, ठीक ना। चलिए, योग्यता की उत्तरजीविता। योग्यता की उत्तरजीविता कहने का मतलब है क्या हुआ जी, इसको चलिए, योग्यता की उत्तरजीविता यानी कहने का मतलब है कि जितने भी जीव हैं उनमें अपना जेनेटिक्स के कारण यानी वंशागति कारण, अपना विभिन्नता कारण उसमें अलग अलग योग्यताएं देखने को मिल सकती है। सब में समान योग्यता देखने को नहीं मिलता है। यही बात होता है, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वो आईएएस बन गया तो हम भी आईएएस बन जाएंगे। भैया उसमें उस प्रकार का योग्यता था, उस प्रकार के क्या चीज़ समझने बुझने की क्षमता थी, हो सकता है कि आप में वो क्षमता ना हो तो समस्या में पड़ सकते हैं। इसलिए हर इंसान में कहा जाता है कुछ न कुछ काबिलियत होता है, और वो काबिलियत अगर आप में कुछ बेहतर है करने का तो आप के पास कुछ अलग काबिलियत है, बेहतर आप कुछ अलग तरीका से कर सकते हैं, ठीक ना। चलिए अब आते हैं जैव विकास संबंधी प्रमुख सिद्धांत में एक आता है लेमार्क। लेमार्क एक वैज्ञानिक का नाम था, समझ गए, जो अभी अभी हम लोग जस्ट देखे कि सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का यानी जीव विज्ञान शब्द का जो प्रयोग किया था वो लेमार्क ही थे और ट्रेविरेनस थे। तो लेमार्कवाद यानी कि लेमार्कवाद में लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने क्या बताता है इसके बारे में हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। चलिए, सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे देखिए, लेमार्कवाद का जनक यानी कि पिता किसे कहा जाता है, तो फ्रांसीसी वैज्ञानिक, ये फ्रांस के रहने वाले एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डी लेमार्क, जीन बैप्टिस्टे डी लेमार्क। याद रखना, लेमार्कवाद का पिता डी लेमार्क को कहा जाता है और ये फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे, फ्रांस के रहने वाले वैज्ञानिक थे। फिर कहा जाता है कि इनका सिद्धांत क्या चीज के ऊपर था, तो इन्होंने कहा था लेमार्कवाद का जो सिद्धांत था इसमें बताया गया कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत, उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत के बारे में ये बात बताए थे। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत कौन से वैज्ञानिक दिए थे, तो आपको पता होना चाहिए कि उपार्जित लक्षणों के वंशागति के सिद्धांत फ्रांसीसी वैज्ञानिक डी लेमार्क नामक वैज्ञानिक ने दिया था। फिर कहा जाता है कि लेमार्क जो एक पुस्तक लिखे थे उस पुस्तक का क्या नाम था, तो फिलॉसफी जूलॉजिक। और ये ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फिलॉसफी जूलॉजिक नामक किताब किसने लिखा था, तो फिलॉसफी जूलॉजिक नामक किताब जो है ये डी लेमार्क ने लिखा था। और ये कब लिखा गया था, तो 1809 ईस्वी में। याद रखिएगा, फिलॉसफिक जूलॉजिक 1809 ईस्वी में डी लेमार्क द्वारा लिखा गया था। जो क्या इसका लेमार्कवाद, ठीक ना। फिर कहा जाता है उदाहरण की अगर हम बात करें तो उदाहरण में जैसे कि इसमें बताया गया था कि जिराफ का गर्दन का लंबा होना, सांप के पैर का गायब हो जाना, ये सभी इस किताब में लिखा हुआ है। कि जैसे देखिए, एक मानना ऐसा है कि जिराफ का गर्दन जो है ना वो पहले ऐसे नहीं था कि इतना लंबा हुआ करता था, ठीक ना। क्या है कि जैसे जैसे पेड़ का साइज बढ़ते गया, जिराफ का जनरेशन भी बढ़ते गया, तो देखने में लगा कि पेड़ का ऊंचाई बढ़ रहा है। तो जैसे वो भोजन को, अपना पत्ती उत्ती को, टहनी उनी को खाने के लिए, पत्ती उत्ती को खाने के लिए अपना गर्दन को क्या करने लगा था, ऐसे ज़्यादा, समझ गए, ऊंचा। इस प्रकार से उसका धीरे धीरे जेनेटिक्स है जो नेक्स्ट जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन बड़ा होने लगा। इस कारण से फिर अब देखिएगा जिराफ का जो वो होता है, मुंह होता है, वो गर्दन होता है, वो बहुत ही ऊंचा होता है, ठीक ना। तो ऐसा पहले नहीं है कि शुरुआत के दिनों में गर्दन उस मतलब जिराफ का इतना बड़ा होता था, समझ गए। धीरे धीरे समय बीतता गया, उसमें इवोल्यूशन हुआ, समझ गए ना। फिर उसमें विभिन्नताएं आए, बहुत सारे ऐसे
प्रोसेस दिखाई दिया, प्रक्रिया दिखाई दिया, उसका जेनेटिक्स चेंज हुए। इस प्रकार से धीरे धीरे फिनोमेनाएं बढ़ी और बढ़ने के साथ साथ जिराफ का गर्दन भी क्या होने लगा, ऊंचा होने लगा। तो समय के साथ अनुकूलन, समय के साथ अपना वो अनुकूल हुआ। जैसे जैसे पेड़ की लंबाई बढ़ी, उसके पत्तों को खाने के लिए उसका ऐसे ऐसे करने लगा। जैसे हम ही लोग देखिए, जब हम लोग के पास भोजन नहीं मिलता है, कहीं भोजन पहाड़ पे मिले तो हम लोग चढ़ जाते हैं। सपोज डेट मानिए कि आप धरती पे हैं और इस धरती पे पूरा भोजन खत्म हो चुका है, आपको भूख बहुत कस के लगा हो, नीचे होटल नहीं है, आपको पता चले कि यहाँ से 5 किलोमीटर ऊपर एक पहाड़ है, उस वहाँ पे एक होटल खाली है और उस होटल पे भोजन मिल रहा है। तो बताइए आप उस समय कितना भी थके हारे रहिएगा तो आपके शरीर में उतना एनर्जी आ जाएगा कि भैया 5 किलोमीटर पहाड़ पर चढ़ते हैं और चढ़ करके हम भोजन ग्रहण करेंगे, लेकिन चलते हैं, ठीक ना। तो इस प्रकार से आपके शरीर में उस प्रकार का उत्तेजना, उस प्रकार के एनर्जी डेवलप हो जाता है। उसी प्रकार से जिराफ के शरीर में भी जब पेड़ों का लंबाई बढ़ने लगा तो उसको भोजन करने के लिए, पत्ती उत्ती तोड़ने के लिए अपने आप गर्दन उसका धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ। और ये एक दो बार में नहीं, ये जेनेटिक्स मतलब धीरे धीरे बहुत कम से कम 10 जनरेशन ऐसे बीते होंगे, 5 जनरेशन 10 जनरेशन बीते होंगे, तब इस प्रकार के ऐसे घटना देखने को मिली है, ठीक ना। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे एक आता है उत्परिवर्तनवाद। तो उत्परिवर्तनवाद की अगर बात करते हैं तो उत्परिवर्तनवाद का जनक हुगो डो ब्रिज, नीदरलैंड के रहने वाले वैज्ञानिक थे, हुगो डी ब्रिज। तो हुगो डी ब्रिज नामक वैज्ञानिक ने उत्परिवर्तनवाद के बारे में बताया, जिसने इन्होंने कहा कि उत्परिवर्तन का सिद्धांत, तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक कौन थे, हुगो डी ब्रिज। याद रखिएगा, उत्परिवर्तन सिद्धांत देने वाला वैज्ञानिक का नाम क्या चीज था, तो हुगो डी ब्रिज, ठीक ना। प्रयोग में उत्परिवर्तनवाद में जो प्रयोग वस्तु किया गया वो शांत प्रिमरोज था, समझ गए, प्रिमरोज था, शांत प्रिमरोज था, ठीक ना। फिर कहा जाता है कि उत्परिवर्तनवाद के कारण क्या हुए, तो गुणसूत्र, जीन की संख्या तथा संरचना में परिवर्तन, ये सबसे रिलेटेड बातों को बताया गया था। तो उत्परिवर्तनवाद में क्या क्या चीज के बारे में बताया गया, तो उत्परिवर्तनवाद में बहुत सारे बातों को बताया गया, जैसे गुणसूत्र के बारे में बताया गया, क्रोमोसोम्स के बारे में बताया गया, जीन की संख्या, जीन से रिलेटेड बातों को बताया गया, तथा संरचना में परिवर्तन से रिलेटेड बातों को बताया गया। और ये जो बात बताए थे, ये कौन बताए थे, हुगो डी ब्रिज। ये कहाँ के रहने वाले थे, नीदरलैंड के रहने वाले थे, ठीक ना। चलिए यहाँ तक हम लोग तो बात कर लिए, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक बार रिकॉल करवा दें, रिवीजन करवा दें। देखिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जीव विज्ञान की क्या है, प्रमुख शाखाएं। तो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं में यहाँ पे आज हम लोग देखेंगे हर्पेटोलॉजी। यहाँ पे देखिए बहुत ये पूछता है, हर्पेटोलॉजी जो है ये जीव विज्ञान की शाखा है जिसमें उभयचर सरीसृपों का अध्ययन किया जाता है। तो आपको याद करना होगा, सरीसृपों उभयचर का अध्ययन हर्पेटोलॉजी कहलाता है। जूलॉजी की अगर बात हम करें तो जंतुओं का अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। पादपों का अध्ययन यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना, ये आपका बॉटनी कहलाता है। मृदा का यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन करना, ये पेडोलॉजी कहलाता है। अब कोई आपसे पूछे कि मिट्टी के अध्ययन क्या कहलाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को हम लोग पेडोलॉजी कहते हैं, ठीक ना। फिर कहा जाता है मनुष्य की वृद्धावस्था संबंधी अध्ययन, जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं, समझ गए, जो व्यक्ति बूढ़े हो जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो उनके बारे में जेरोंटोलॉजी कहते हैं। उसके बारे में क्या कहते हैं, जेरोंटोलॉजी कहते हैं। फिर कहा जाता है बाबू कि अस्थियों के बारे में अध्ययन करना यानी हड्डियों के बारे में अध्ययन करना क्या कहलाता है, तो हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। याद रखिएगा, ऑस्टियोलॉजी में हम लोग हड्डियों का अध्ययन करते हैं। त्वचा का अध्ययन ये डर्मेटोलॉजी कहलाता है। जिस विज्ञान में त्वचा से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड अध्ययन करते हैं वो डर्मेटोलॉजी कहलाता है, ठीक ना। फिर देखिए पोषण विधि का अध्ययन यानी न्यूट्रिशन प्रोसेस और न्यूट्रिशन के बारे में अध्ययन करना, ये ट्रोफोलॉजी कहलाता है, ठीक ना, ट्रोफोलॉजी कहलाता है। तो इस सब बात को जरा समझिए। उभयचर सरीसृपों का अध्ययन करना हर्पेटोलॉजी कहलाता है।
जंतुओं के अध्ययन जूलॉजी कहलाता है। पादपों के बारे में अध्ययन करना यानी पेड़ पौधों के बारे में अध्ययन करना बॉटनी कहलाता है। मृदिका यानी मिट्टी के बारे में अध्ययन करना पेडोलॉजी कहलाता है। और मनुष्य के वृद्धा अवस्था संबंधित जेरोंटोलॉजी हम लोग कहते हैं। हड्डियों के बारे में अध्ययन करना ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। और त्वचा के बारे में अध्ययन करना डर्मेटोलॉजी कहलाता है। और पोषण विधि का अध्ययन करना ये ट्रोफोलॉजी कहलाता है। तो ये आपका आज का लेक्चर ये आपका फर्स्ट हुआ, यानी कि एक लेक्चर आपका बायोलॉजी में कंप्लीट हमने कर दिया। और इस लेक्चर को एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3 बार आप देखें। अगर आप बिहार दरोगा का तैयारी कर रहे हो, या बिहार पुलिस बिहार पुलिस का आप तैयारी कर रहे हो, या तो आप ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हो, समझ गए। तो ये सभी में आपको जहां भी साइंस से रिलेटेड कोई भी ऐसा एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें साइंस से क्वेश्चन आते हैं, तो आपका साइंस से क्वेश्चन एक भी छूटेगा नहीं। बस इतना आपको काम करना है कि जो भी हम पढ़ाएं उसको नोट्स बनाते हुए चलना है, ठीक ना, नोट्स बनाते हुए चलना है। और जो भी है, जैसे अभी देखिए जितना भी पढ़ाएं लिखाएं ये सब एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक ना। देखिए एक स्क्रीनशॉट आपके पास यहाँ तक आ जाएगा, एक स्क्रीनशॉट यहाँ तक आप ले लो, फिर एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ तक ले लो, यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा। फिर कहा जाता है कि एक स्क्रीनशॉट आप यहाँ से यहाँ तक ले लो, 3 स्क्रीनशॉट आप ले लो। तीनों को अच्छा से आप अपने कॉपी में डायग्राम के अकॉर्डिंग लिख लो, क्योंकि डायग्राम से पढ़ने में बहुत आसानी होता है, ठीक ना। चलिए मिलते हैं लेक्चर सेकंड में, और आप लोगों को इससे आगे बात बताएंगे। देखिए इसके आगे और बहुत सारे बातों को हम लोग पढ़ेंगे वर्गीकी वगैरह से रिलेटेड, ठीक ना। तो वर्गीकी टैक्सोनॉमी क्या होता है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे, ठीक ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।